अस्सलाम वालेकुम साथियों, आज मैं पहुंचा हुआ हूँ उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद थाना क्षेत्र कुंदरकी के एक ऐसे गांव में जो जैतवाड़े के नाम से पहचाना जाता है। जो हमारे कारी मुजीबुर रहमान साहब हैं, वहाँ पर आया हुआ हूँ मैं, और इनसे कुछ गुफ्तगू करूँगा। काफ़ी कमेंटें लोगों की आई, बोले दहेज के ऊपर कुछ चर्चा करें आप, तो मैं आज दहेज के ऊपर चर्चा करने वाला हूँ। कहाँ तक जायज़ है, कहाँ तक नाजायज़ है दहेज। मैं कैमरामैन से कहूँगा आगे बढ़ें और आगे बढ़ के मैं करने की कोशिश करूँगा। जी, क्या नाम है आपका और कहाँ से बिलोंग करते हैं आप भाई साहब? मेरा नाम मुजीबुर रहमान है, मैं रामपुर से बिलोंग करता हूँ। वहाँ एक कस्बा है चमरोवा, वहाँ से। कारी साहब, काफ़ी मैंने देखा क्या ये दहेज के लिए इस टाइम बड़ी अफरा तफरी चल रही है, और काफ़ी बेटियाँ, जवान बेटियाँ 30-40 साल की उम्र की बेटियाँ हो चुकी हैं, और उनकी शादियाँ, उनके रिश्ते नहीं आ पा रहे हैं, खाली किस बिना पे? गरीबी की बिना पे। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या सोच है? देखिए, जहेज जो है वो एक सामान को कहते हैं, और उस सामान में बस इतना सामान है कि जो ज़रूरत के हिसाब से लड़की के लिए ज़रूरी हो। और अगर हम देखते हैं अपने असलाफ की तारीख को, तो अक्सर वो जहेज भी लड़के वाले ही बनवा करके लेके आते थे, जो अपने ज़रूरत का सामान होता था। अच्छा, लड़के वाले? यानी लड़की वालों पर कोई प्रेशर नहीं होता था। जैसा कि हज़रत अली और हज़रत फातिमा का निकाह हुआ, तो हुजूर ने हज़रत अली की ज़िरे जो थी उसी का जो मतलब उसको फ़रोख्त कराया, और उससे जो मतलब पैसा वगैरह आया, उसी से वो कुछ ज़रूरत का सामान बना। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो जहेज है वो बस एक ज़रूरत के मुताबिक है, और वो भी बेहतर है कि लड़के की तरफ से हो। अब दूसरी बात ये है, देखिए, इसके अलावा जो आज हम देख रहे हैं अपने मुआशरे में कि बहुत लंबे चौड़े सामान और बहुत लंबा चौड़ा खर्च, जिसकी वजह से बहुत से लोग ऐसे हैं और बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं कि जो इस खर्च की वजह से बगैर शादीशुदा हैं और उनकी उम्र गुजर रही है, घरों में बैठी हैं। अगर जो है इस चीज़ को आसान कर दिया जाए, तो यूँ समझिए कि हमारे मुआशरे से 50 नहीं बल्कि 80% जो बुराइयां हैं वो यूं ही ख़त्म हो जाएंगी। बिल्कुल। अब आप देखिए कि जहेज जैसे अगर किसी के पास नहीं बन पा रहा है, किसी के पास इतने पैसे नहीं हैं, तो बेचारा वो इंतज़ार करता है, कोशिश करता है, मेहनत करता है, और लड़कियां इसी इंतज़ार में कि जहेज होगा, सामान होगा, पैसा होगा, तो निकाह होगा, रिश्ता होगा, वो घर में बैठी रहती हैं। जबकि अगर देखें आप इस शरई नुक्ता निगाह से, तो निकाह जो है वो बड़ा आसान मामला है, और हुजूर पाक ने भी फरमाया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के निकाह को आप आसान करो, निकाह को आसान करो। आसान करने का मतलब ही ये है कि अपने ऊपर इजाफी बोझ आप मत डालो। भाई, अगर आप जो है हज़ारों लाखों रुपए का खाना कर रहे हैं, लाखों की गाड़ियां हैं, लाखों की नकदी है, लाखों का कैश आप ले रहे हैं और दे रहे हैं, और उसके अलावा भी बहुत सारे खर्चे हैं, तो जाहिर सी बात है एक शादी हमारे यहाँ इस वक्त जो है नॉर्मल शादी भी 15 लाख 20 लाख में जाकर के वो बैठ रही है। तो देखिए, एक शादी 20 लाख में अगर आप बिठा लेंगे, तो अगर किसी के पास 3 बेटियां हैं या 4 बेटियां हैं, तो आप अंदाजा लगाएं कितना बड़ा खर्च हो जाएगा। और एक आम आदमी के जिसकी जो महीने की जो इनकम है वो 25,000 है, 30,000 है, बहुत से ऐसे हैं कि जिनकी 15,000 ही है, 10,000 ही है, और बहुत से इससे भी कम पैसे कमाने वाले लोग हैं। कुछ ऐसे हैं कि जो बेचारे सिर्फ मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं, तो वो कैसे इतना लंबा चौड़ा खर्च कर सकते हैं। अच्छा, फिर इसमें अगर जो जैसे दहेज बंद हो जाए, तो ये गरीबों की बेटियां, काफी पढ़ी लिखी लड़कियां हैं और काफी अच्छी लड़कियां हैं, तो ये अमीरों घर भी जा सकती हैं, इन्हें खुशहाली मिल सकती है। बिल्कुल जा सकती है। अगर जहेज का ये जो मतलब एक रिवाज पड़ गया है, अगर इस पर रोक लगा दी जाए और निकाह को जो है वो सीरत के हिसाब से किया जाए, जैसे कि हदीस पाक में मेरे आका ने फरमाया कि लड़की से जब आप निकाह करें तो सबसे पहले अगर आपको कोई चीज़ देखनी चाहिए तो वो उसकी सीरत और उसका किरदार देखना चाहिए। बेशक हुस्न जमाल भी खत्म हो जाता है, दौलत भी खत्म हो जाती है, ख़ानदान भी जो है वक्त के बाद जो है आपका साथ छोड़ देता है, लेकिन किरदार और आपकी जो सीरत है वो अगर बेहतर है, वो किसी गरीब की बेटी की भी हो सकती है और किसी अमीर की बेटी की भी हो सकती है। तो अगर आप रिश्ता करने जा रहे हैं, तो सबसे अहम चीज़ ये है कि आप ये देखें कि इसका किरदार कैसा है, इसका अखलाक कैसा है, ये लड़की जो है वो शरई एतबार से कैसी है, कुरान पढ़ना जानती है कि नहीं जानती है, शरई हुकूक को जानती है कि नहीं जानती है, और शरई बातों को जानती है कि नहीं जानती है, और शोहर के हुकूक क्या हैं, सास ससुर के हुकूक क्या हैं, और घर में किस तरह रहना है, इन तमाम चीज़ों को वो जानती है कि नहीं जानती है। लेकिन आज हो ये रहा है कि लोग दौलत तो देखते हैं कि दौलत कितनी मिलेगी,
اور پیسہ کتنا ملے گا, کیش کتنا مل جائے گا, گاڑی کون سی مل جائے گی, یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں, لیکن وہ کردار نہیں دیکھتے, اخلاق نہیں دیکھتے. اور جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے رشتے کہ جو پیسے کی بنیاد پر ہوتے ہیں وہ چل نہیں پاتے, اور ایک آدھ سال میں 2 سال میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں طلاقیں ہو جاتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے شادی کی تھی تو آپ نے جو ہے وہ لڑکی کا کردار دیکھا ہی نہیں تھا, ان کا اخلاق, لڑکی کا اخلاق دیکھا ہی نہیں تھا آپ نے تو صرف دولت دیکھی تھی, اور دولت پر ہی آپ لے کر کے گئے تھے. تو دولت تھوڑی نا آپ کو مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا میں رہنے کے لیے یا لوگوں سے حسن اخلاق سے پیش آنے کے لیے کام آئے گی. ابھی ہمارے ہندوستان کی عوام کو آپ کیا سندیش دینا چاہیں گے؟ ہم ایک ٹیم بنا رہے ہیں, ایک پوری ٹیم اکٹھی کر رہے ہیں, ابھی آج شروع ہیں ہم, کیا سندیش دینا چاہیں گے دہیج کے بارے میں؟ دیکھو میں یہ سندیش دینا چاہوں گا, میرا پیغام یہ ہے خاص کر نوجوانوں کے لیے کہ آپ کیسے بھائی مرد ہیں اور کیسے نوجوان ہیں کہ آپ یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو لڑکی ہمارے گھر میں آئے گی اس کے باپ سے ہم 10 لاکھ روپے لیں گے, 15 لاکھ روپے لیں گے. یہ تو بڑی عجیب و غریب اور بڑی گری ہوئی بات ہوگی. اگر آپ کے اندر مردانگی ہے اور آپ واقعی مرد ہیں اور آپ خود کو نوجوان کہتے ہیں تو آپ کو تو یہ کرنا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے کہ آپ یہ کہیں کہ بھائی جہیز بنانا ہے تو ہم اپنے پیسے سے بنائیں گے, اور لڑکی کو ہم بغیر پیسوں کے مطلب لے کر کے آئیں گے, بغیر جہیز کے ہم لے کر کے آئیں گے. اتنی رکاوٹیں ہو جائیں گی جو دہیج بند ہو جائے, جیسے کہ آج لڑکیاں ہماری افراتفری سے چلی جاتی ہیں, بہت لڑکیاں جا رہی ہیں اور باپ کی نظر نیچے کو ہو جاتی ہے اور دہیج بند ہو جاتا ہے, تو یہ بھی سب رکاوٹیں ہو جائیں گی. بالکل, میں نے یہ بات بارہا کہی ہے اور میں تو اکثر کہتا ہوں کہ دیکھیے میں نے جیسے پہلے مثال دی تھی کہ اگر آپ کے پاس 4 لڑکیاں ہیں, ٹھیک ہے, ایک لڑکی کی شادی میں اگر آپ بہت ہی کم لگائیں گے 10 لاکھ روپے مان لیجیے آپ, تو 40 لاکھ روپے 4 شادیوں کے ہو گئے, 30 لاکھ روپے 3 شادیوں کے ہو گئے. اب مجھے بتائیے ایک ایسا آدمی کہ جس کی آمدنی بہت ہی کم ہے وہ اتنا بڑا خرچ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ پھر لڑکیاں دیکھتی ہیں اپنے باپ اور بھائیوں کو کہ ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں, ہم کیسے جائیں گے, تو پھر کہیں نہ کہیں ان کے دماغ میں یہ خیال آتا ہے کہ بھائی جو ہے وہ زندگی اکیلے گزرے گی نہیں, اس سے جو ہے کچھ نہ کچھ ایسے ہی کر لیا جائے کہ جو کام معاشرے کے اعتبار سے انتہائی خراب ہے. اس لیے اگر اس نکاح کو آسان کر دیا جائے اور بہت کم پیسوں میں نکاح کر لیا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو لڑکیوں کا گھروں سے بھاگ جانا ہے, ماں باپ کی عزتیں خراب کرنا ہے, پھر خود ان کی بھی زندگی خراب ہو جاتی ہے بھاگنے کے بعد میں, وہ بھی سکون سے نہیں رہ پاتی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی, کچھ بھی اس میں باقی نہیں رہے گا, اور بہت ہی معاشرہ جو ہے وہ پرسکون بھی ہو جائے گا اور نکاح بھی آسان ہو جائیں گے اور جلدی ہو جائیں گے, اور گھروں میں کوئی بھی لڑکی ایسی نہیں ہوگی جو بہت دنوں تک گھروں میں بیٹھی رہے. دیکھیے ساتھیوں, میں نے قاری صاحب سے بات کی, کافی لمبی ویڈیو ہو جائے گی, اس لیے میں یہاں پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں. قاری صاحب سے بات کی اور میں روز 1-2 بار بات کر کے قاری صاحب سے اور آپ تک سندیش پہنچاتا رہوں گا. اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں کہ سبھی ہندوستانیوں کو پہنچے اور اس چیز پر روک لگے کہ نکاح کو آسان کیا جائے. اسی بات کو لے کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.